9 नवंबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां तेज। रजत जयंती वर्ष पर राज्य को देंगे कई सौगातें। चंबा में महिला और बाल सभा का किया आयोजन, डीएम नितिका खंडेलवाल ने किया प्रतिभाग, पारंपरिक वाद्य यंत्रों से किया जोरदार स्वागत। रुड़की में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी, एक कारोबारी से मांगे गए 30 लाख रुपए। एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल ने किया मामले का खुलासा। रुड़की में सोनू चौहान हत्याकांड का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पारिवारिक विवाद के चलते घटना को दिया अंजाम। में उत्तराखंडी छौ कार्यक्रम का आयोजन, डीएम स्वाति एस भदौरिया ने किया प्रतिभाग, संस्कृति के प्रति सम्मान का उदाहरण किया प्रस्तुत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष पर पीएम मोदी राज्य को देंगे कई सौगातें। एफआरआई देहरादून में होगा भव्य कार्यक्रम। आपको बता दें, एफआरआई परिसर में कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए, तैयारियां समय पर हो पूरी, व्यवस्थाएं रखें चाक चौबंद। रजत जयंती वर्ष पर पीएम का आगमन ऐतिहासिक क्षण, सीएम धामी ने कहा। प्रदेशवासियों में अपार जोश और खुशी है। पीएम का उत्तराखंड से गहरा लगाव है। प्रदेश की जनता पीएम मोदी को मानती है अपना परिवार का सदस्य। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में 2 लाख से अधिक योजनाएं गतिमान। भाई बहनों, माताओं, आंदोलनकारियों और बलिदानियों ने अपने संघर्षों से राज्य की लड़ी लड़ाई। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में बना उत्तराखंड अटल जी ने राज्य बनाया और पीएम ने राज्य को आगे बढ़ाने का किया काम। राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण। पीएम मोदी के आने से नई ऊर्जा और जोश का होगा संचार। आगे 25 वर्षों की होगी स्वर्णिम यात्रा। जब हम स्वर्णिम जयंती मना रहे होंगे तब उत्तराखंड हर क्षेत्र में होगा अग्रणी। देश का होगा आदर्श और श्रेष्ठ राज्य। संकल्प लेकर बढ़ रहे आगे। पीएम मोदी हजारों करोड़ों रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी का आना हमारे लिए बड़ी सौगात। राज्य स्थापना का रजत उत्सव और रजत जयंती वर्ष है। प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को हमारे रजत जयंती समारोह में रजत वर्ष पर यहां पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता है। यहाँ की माताएं बहनें अपने भाई, अपने बेटे की तरह उनसे रिश्ता मानती हैं और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व रूप से उनके कालखंड में जो विकास आगे बढ़ा है, 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं यहाँ पर गतिमान हैं और ये 25 सालों की यात्रा है। राज्य उत्तराखंड के नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, यहाँ के आंदोलनकारियों ने, बलिदानियों ने अपने संघर्षों से इस राज्य की लड़ाई लड़ी। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में राज्य बना। जहां अटल जी ने राज्य बनाया, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए रजत जयंती का वर्ष, स्थापना समारोह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री जी के आने से निश्चित रूप से पूरे देवभूमि वासियों में एक नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा और हम आगे की जो 25 वर्षों की हमारी स्वर्णिम यात्रा है, जब हम अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी होगा, देश का आदर्श राज्य होगा, देश का श्रेष्ठ राज्य होगा। ऐसा संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के आने पर हजारों योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो होगा ही, क्योंकि उनका आना ही अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। रुड़की में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक कारोबारी से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। हैरानी की बात यह है कि धमकी की कॉल विदेश से आई थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड अभी आर्मेनिया में बताया जा रहा है। रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी रवि सैनी को एक विदेशी नंबर से कॉल आई।
फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होने का दावा किया और सीधे 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर डाली। व्यापारी के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। जब नंबर की जांच की गई तो पता चला कि यह नंबर आर्मेनिया का है और इसे इस्तेमाल कर रहा अजय हुड्डा नाम का युवक, जो कि मूल रूप से रोहतक का रहने वाला है। इसी दौरान इस पूरे रैकेट में शामिल दूसरे आरोपी का नाम आशीष सैनी निवासी मुलदासपुर माजरा सामने आया। आरोप है कि आशीष ने ही व्यापारी और उसके भाई के नंबर विदेश में मौजूद अजय को भेजे थे। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आशीष सैनी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अजय हुड्डा अभी भी फरार है और आर्मेनिया में नौकरी कर रहा है। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ कि दोनों ने मिलकर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस्तेमाल करते हुए रंगदारी मांगने का प्लान बनाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी को आशीष को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने और आर्मेनिया में बैठे मास्टरमाइंड अजय हुड्डा को जल्द भारत लाने की तैयारी कर रही है। 30 अक्टूबर को वादी रवि कुमार द्वारा पुलिस पे आके ये सूचना दी गई थी थाना क्लियर पुलिस में कि वो धनौरी क्षेत्र में एक संपन्न व्यवसायी है और उसका ई रिक्शा या एक्टिवा की एजेंसी वगैरह है और कुछ दिन पूर्व उसकी जो वाइफ है वो इलेक्शन भी जिला पंचायत का लड़ी थी। उसकी संपन्नता को देखते हुए अभी 30 तारीख के दिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 30 लाख की रंगदारी की उसको डिमांड आई थी। तत्काल इसमें एसपी ग्रामीण, सीओ रुड़की और सीआईयू की टीम और साथ में हमारे एसओ कलियर की टीम ने मिलकर एक चीज पर जनता से विवेचना करते हुए ये बात तक प्रकाश में आए थे कि ये जो नंबर है ये आर्मीनिया से ये कॉल आया था और जब ये बात आगे क्लियर हुई कि आर्मीनिया से वो नंबर और कहाँ बात कर रहा है तो ये बात प्रकाश में आया कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम अजय हुड्डा है और ये रोहतक का रहने वाला है। वहीं अपने परिजनों के भी ये लगातार संपर्क में था। जब पुलिस ने आगे अपनी जांच को बढ़ाया तो ये बात सत्य प्रकाश में आया कि ये अजय हुड्डा और यही कलियर क्षेत्र में भादराबाद के पास में ही एक व्यक्ति है आशीष सैनी, उसके संपर्क में था और आशीष सैनी द्वारा ही ये नंबर उसे प्रोवाइड कराया गया था। और पुलिस की पकड़, क्योंकि विदेश से कॉल आने के संपर्क में उसे ये मालूम था कि पुलिस इससे ज्यादा विवेचना नहीं कर पाएगी, इसको ही देखते हुए उसने अपने दोस्त को नंबर प्रोवाइड कराया था जिससे ये धमकी दी गई थी। और आगे बढ़ेंगे। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जिला पंचायत राज विभाग के तत्वाधान में विकासखंड चंबा के ग्राम पंचायत धारकोट में महिला और बाल सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय और डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। ग्रामीणों ने सभी का पारंपरिक वाद्य यंत्रों से जोरदार स्वागत किया। डीएम ने ऑपरेशन विजय शहीद राम सिंह परमार स्मृति द्वारा धारकोट में शहीद राम सिंह परमार की मूर्ति माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। महिला सभा में गांव की बुजुर्ग महिलाओं को फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए दीप प्रज्वलित कर सबसे बुजुर्ग महिला की अध्यक्षता में महिला सभा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है और राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डीएम ने नारी सम्मान में उनकी बात को सुनने के लिए शुरू की गई इस अभिनव पहल महिला सभा के आयोजन को लेकर प्रशंसा व्यक्त की गई। डीएम नीतिका खंडेलवाल को बाहरी लोगों का सत्यापन करने और उनकी सूची प्रधानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तो मेरे ख्याल से ग्राम सभाओं को किसी से कोई पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। तो एक नया अच्छा प्रयोग ये हुआ है और इसके जो फलितान है बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे ख्याल से ग्राम सभाओं को किसी से कोई पैसे मांगने की कि हम अपने प्रदेश के 25 साल पूरे कर रहे हैं और हम लोगों ने अपने प्रदेश में जो हमारे ग्राम पंचायतों के विकास है उसके लिए निरंतर कार्य किया है। इन्हीं ग्राम पंचायतों की जो जीपीडीपी की बैठकें होती हैं उसमें हमने देखा कि एक बहुत जरूरत चीज होती है कि महिलाओं की कभी कभी आवाज आगे नहीं आती है। बच्चे, जो हमारे बच्चे होते हैं 10 वर्ष 18 वर्ष के बच्चे, वो जीपीडीपी की बैठकों में नहीं बोल पाते। तो हमने एक अभिनव पहल की शुरुआत करी जनपद टीवी में कि हमने सब ब्लॉक में एक महिला सभा और एक बाल सभा सभी गांव में चिन्हित कराते हुए करी है। और इसमें सबसे जरूरी ये था कि महिलाएं प्राथमिकता पे अपनी प्रॉब्लम्स, अपने प्रस्ताव और अपनी डिमांड जो है उसको पारित करें। बच्चे भी
अपनी जो मांगे हैं या वो जो चाहते हैं गांव में विकास के लिए उसको वो करे। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि धारकोट की महिलाएं बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे आई। हमारी जरा सबसे वृद्ध से वृद्ध बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे आई, पूरा टाइम यहाँ बैठी, उन्होंने अपनी बातें भी रखी। गांव में बहुत अच्छी महिला की सुरक्षा को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, बच्चों के खेल के मैदान की जो डिमांड है, जो हम जानते भी हैं कि बच्चों की मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ना केवल पढ़ाई बट स्पोर्ट्स भी उतना ही जरूरी है, तो फील्ड की मांग की भी डिमांड हुई है। तो ये सब कुछ हमने आज ग्राम प्रस्ताव के जो कार्रवाई रजिस्टर होता है उसमें सारे प्रस्ताव अंकित करे हैं, उसको एक एक करके हम लोग उसको करेंगे भी। प्रधान जी भी यहाँ पे अपने फंड से और आगे जहां जहां जो जो संसाधनों की जरूरत होगी उसको डबटेल करके और मोबिलाइज करके सारे कार्य कराए जाएंगे। श्रीनगर गढ़वाल में स्थानीय संस्कृति परंपरा और अपनी मिट्टी की महक को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से में उत्तराखंडी छाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने प्रतिभाग कर अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत किया। गोला बाजार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ ही मेयर, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सहित सभी पार्षदों, स्थानीय महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों ने भी पारंपरिक वेशभूषा में उत्साहपूर्ण भाग लेकर अपनी संस्कृति की अनोखी छटा बिखेरी। इस अवसर पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल गढ़वाली परिधान का नहीं बल्कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक मुहिम है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि पर्वों, शादियों और विशेष अवसरों पर पारंपरिक गढ़वाली कुमाऊनी या पहाड़ी वेशभूषा अवश्य धारण करें, क्योंकि यही हमारी पहचान और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये क्षण केवल एक प्रतियोगिता का नहीं बल्कि अपनी पहचान, परंपरा और गर्व के पुनर्स्मरण का है। जो वैकुंठ चतुर्दशी मेले के अंतर्गत आज यहाँ पहाड़ी परिधान का कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसमें हम सभी लोग, हमारे जो श्रीनगर नगर निगम की मेयर हैं, चाहे हमारे एसडीएम में, सभी लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पहाड़ी परिधान भी धारण किया और साथ में जितने हमारे माननीय पार्षदगण थे और बहुत सारी बड़ी संख्या में लोगों ने भी पहाड़ी परिधान में आज ये इसको पूरा अटेंड किया। और जो हमारा सुन दीदी सुन भूली मैं तो अपन संस्कृति बचौन चली, इसका जो थीम है उस पर आज आयोजन किया गया और मुझे लगता है बहुत ही सफल आयोजन था। और काफी हमारे जो माननीय पार्षदगण थे उन्होंने भी इस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। और इससे हमारे जो रूट्स हैं, हमारी जो पहाड़ी परिधान है, केवल एक परिधान नहीं है बल्कि हमारे अपने आइडेंटिटी को दर्शाता है। हम अपनी आइडेंटिटी पे गर्व है ये दर्शाता है। तो हमारी जो पहाड़ी परिधान है, चाहे हमारे पहाड़ी फोक सॉन्ग्स हैं, चाहे उसके गायन है या रसोई है, हर चीज को हमें बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। और हम जितने भी आगे बढ़ते जाएं कभी भी हमें अपने जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम का यही उद्देश्य और मुझे लगता है ये पूरी तरह से सफल हुआ है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सचिव एनसीसीटी मीनू शुक्ला पाठक की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गई। बैठक की समीक्षा करते हुए सचिव ने सहकारिता विभाग एवं समितियों के सदस्यों को निर्देशित दिए कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आम जनमानस को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए जो भी योजनाएं संचालित हो रही है, इसका लाभ अंतिम छोर तक निवासरत व्यक्ति को पहुंचाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि जब गांव मजबूत होंगे तभी देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि सभी ग्राम पंचायतों में समितियों का गठन करते हुए योजना का लाभ जरूरतमंदों तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो पुरानी समितियां निष्क्रिय हो गई हैं, उन समितियों को समाप्त कर उनके स्थान पर नई समितियों का गठन करें। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने सहकारिता समितियों को निर्देश दिए कि जनपद में संचालित सभी समितियां बेहतर ढंग से कार्य करते हुए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ कृषकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। जनपद पौड़ी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गीत का 150वें गौरवशाली वर्ष को अत्यंत उत्साह और राष्ट्र प्रेम के भाव से मनाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार के निर्देशन में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक स्वर में वंदे मातरम गाकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय गौरव का सशक्त संदेश दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार के निर्देशानुसार वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में के विशेष आयोजन किया गया। जनपद के प्रत्येक कोने में स्थित पुलिस इकाइयों में पुलिसकर्मियों ने विधिवत रूप से सामूहिक राष्ट्रगीत का गायन किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में राष्ट्र के प्रति समर्पण और निष्ठा का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। एक स्वर में गूंजता वंदे मातरम का घोष पूरे जनपद में देशभक्ति का माहौल बनाने वाला था। वंदे मातरम गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। इसके 150वें वर्षगांठ समारोह को भव्य रूप से मनाकर पौड़ी पुलिस ने न सिर्फ राष्ट्रगीत के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रीय गौरव और एकता का संदेश दिया। यह आयोजन पुलिस बल के अनुशासन और राष्ट्रीय भावना का परिचायक बना। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में कोतवाली एस्कॉर्ट पुलिस ने एस्कॉर्ट क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये पहल छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी में सुरक्षा और सतर्कता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से की गई थी। क्षेत्राधिकारी गोविंद वल्लभ जोशी और क्षेत्राधिकारी के एस रावत के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष एस्कॉर्ट सुरेश कंबोज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस टीम ने बच्चों से सरल माहौल में संवाद किया ताकि वे बिना किसी डर या संकोच के अपनी समस्याएं बता सके और जरूरी बातों को आसानी से समझ सके। बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और सुरक्षित तरीके से सड़क पार करने के बारे में बताया गया। साथ ही ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया के खतरों और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के तरीके समझाए गए। पुलिस ने बच्चों को साइबर क्राइम पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी। नशे के दुष्परिणामों और इससे बचने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई ताकि युवा इस सामाजिक बुराई से दूर रह सकें। पुलिस टीम ने जोर दिया कि बच्चे किसी भी तरह की परेशानी या खतरा महसूस होने पर तुरंत अपने शिक्षकों या फिर अभिभावकों को सूचित करें और पुलिस से मदद लेने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। ये जागरूकता अभियान पिथौरागढ़ पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य युवाओं को एक सुनिश्चित, सुरक्षित और जागरूक नागरिक बनाना है। पश्चिमी अंबर्रा तालाब में हुए सोनू चौहान हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने सख्त मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और आपको बता दें कि पश्चिमी अंबर्रा तालाब स्थित बीड़ी सिगरेट के गोदाम में लगी आग में 24 वर्षीय कुणाल पुंडेर की झुलसकर मौत हो गई थी। गुरुवार को जब कुणाल का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उसी दौरान एक और परिवार उजड़ गया। कुणाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे उसके मामा सोनू चौहान पर मृतक युवक के चाचा नमन ने
चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गर्दन और छाती पर किए गए वारों ने सोनू को मौके पर ही लहूलुहान कर दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने तुरंत विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। पुलिस टीम ने क्षेत्र में तेजी से सर्च ऑपरेशन चलाया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी नमन को माधोपुर अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। ये थाना कोतवाली गंग नहर में एक महिला के द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया कि उसका भाई जो सहारनपुर से यहाँ आया था और उसके बेटे की एक दिन पूर्व ही से जल के मृत्यु हुई थी। उसी के कार्यक्रम में वो शरीक होने यहाँ आया था। इसी बीच पारिवारिक विवाद में जो मृतक है उसके जीजा जो है, ये जो महिला है वादिया, उसके पति के भाई ने विवाद में इसकी हत्या कर दी। और पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य अभियुक्त है जो उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ये घटनाक्रम एक दिन पूर्व इसके जो भांजा है, मृतक का जो भांजा है, उसकी आग लगने से एक दुकान में डेथ हुई थी। उसके बाद जो अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल होने मृतक की मां और उसका भाई यहाँ आए थे। इनके बीच में कुछ समय बाद जो मृतक लड़का, उसके पिता के और इनके बीच में विवाद हुआ था। तो उसी को वो विवाद आगे बढ़ते हुए जो मृतक जो बच्चा है उसके चाचा ने इस पर हमला कर दिया और गला रेत के इसकी हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा जो हत्यारोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में उसको न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य कोई भी इसमें अगर सम्मिलित है या होगा, उसको पुलिस अभी गहनता से जांच कर दी है, उसके खिलाफ ठीक है। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील क्षेत्र के रीमा इलाके के ग्राम औलिया दोगनाकुरी तहसील में जंगली मशरूम की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 6 सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो गए। सभी पीड़ितों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बता दें कि औलिया गांव के दिनेश राम को अपने खेतों में काम कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें खेत में कुछ जंगली मशरूम दिखाई दिए, जिन्हें वे तोड़कर घर ले आए। रात में इन्हीं मशरूम की सब्जी बनाकर खाई गई, जिसके कुछ ही देर बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। परिजनों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से रात को ही सभी बीमार सदस्यों को जिला अस्पताल पहुंचाया। फिजिशियन डॉक्टर चंद्र मोहन सिंह भैसोड़ा ने बताया कि सभी मरीजों की हालत में सुधार है और उन्हें जनरल वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जंगली या फिर अपरिचित मशरूम खाने से बचे, क्योंकि इनकी कई प्रजातियां जहरीली हो सकती हैं और जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। उनके परिवार में जहरीली मशरूम खाने से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके द्वारा हम एम्बुलेंस में यहाँ आए। यहाँ आके उनका इलाज चल रहा है। अब ये जरा ठीक है। इससे फोन आया था कि एक ही परिवार के 6 सदस्य जो हैं वो मशरूम खा के आए हैं। मशरूम वो जंगली था। अभी हमने जब उनकी हिस्ट्री ली तो जंगल में जो मशरूम होता है वो खा के आए हैं। उसमें से 3 तो एडल्ट हैं, एडल्ट का मतलब जो 15 साल से ऊपर है, और 3 जो हैं छोटे बच्चे हैं। तो जो एडल्ट हैं वो तो मैं फिजिशियन होते हैं, मतलब मैं उनको देख रहा हूँ। उनकी स्थिति अभी तो सामान्य है, लेकिन इस तरह का जब कोई जंगली मशरूम खा के आता है तो 3 से 4 दिन तक कंडीशंस के बारे में बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि कुछ चेंजेस होते हैं जो बाद में आते हैं। अभी की कंडीशन तो उनकी स्टेबल है। विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक के साथ की गई 97,000 रुपए की ठगी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोटद्वार पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान अनिल रावत निवासी टिहरी के रूप में हुई। कोटद्वार अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि कोतवाली कोटद्वार में साउथ अफ्रीका में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 97,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड और 24,700 रुपए की नगद धनराशि भी बरामद की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ समय पहले वे ओमान में नौकरी करता था।
वीजा खत्म होने के बाद वे भारत वापस आया। पैसों की तंगी भी हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि बहुत सारे लोग नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, इसलिए उसने कम समय में अधिक पैसा कमाने के लिए लोगों से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करनी शुरू कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।